चैप्टर नंबर 14 के बारे में पढ़ रहे हैं। मैथ्स में चैप्टर 14 है हमारे पास फैक्टराइजेशन। ठीक है, फैक्टराइजेशन क्या होता है यह आपने छोटी क्लासेज में भी पढ़ा है, लेकिन हमने छोटी क्लासेज में फैक्टराइजेशन जो पढ़ा वो किसके बारे में पढ़ा था? नेचुरल नंबर्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था? नेचुरल नंबर्स के बारे में। अब हम इस चैप्टर में हम जो पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन वो पढ़ेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में। तो देखना, सबसे पहले मैं एक बार थोड़ा सा आपको ये बता देता हूँ कि जो हमारे पास नेचुरल नंबर्स का फैक्टराइजेशन होता है वो किस तरीके से हम करते थे। तो सबसे फर्स्ट हमारे पास है फैक्टराइजेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो थोड़ा ध्यान से देखना कि हमारे पास ये फैक्टराइजेशन होता क्या है। जैसे मान लो मैंने एग्जाम्पल लिया कि हमारे पास 15 है, 15 का हमें क्या करना है? फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, 15 का क्या करना है? फैक्टराइजेशन। और हम जब छोटे थे, छोटी क्लासेज में हमने इस तरीके से फैक्टराइजेशन किया कि सबसे पहले हम इसमें 3 का डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स, फिर 5 का डिवाइड करेंगे 1 टाइम। तो ये हमारे पास 15 का हो गया फैक्टराइजेशन। ठीक है, मतलब हम 15 को क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 5। 15 को क्या लिख सकते हैं हम? 3 इंटू 5। इसी को हम क्या बोलेंगे? फैक्टराइजेशन। इसी को क्या कहा जाता है? फैक्टराइजेशन कहा जाता है। जैसे मान लो हमारे पास हमने एक एग्जाम्पल और लिया 24। अगर हमें 24 का फैक्टराइजेशन करना है तो हम इस तरीके से करते हैं। सबसे पहले हमने 2 का डिवाइड किया 12 टाइम्स हो जाएगा, फिर 2 का डिवाइड किया 6 टाइम हो जाएगा, फिर 2 का डिवाइड किया 3 टाइम हो जाएगा, और फिर हम लास्ट में डिवाइड करेंगे 3 का। तो यहाँ जो 24 है उसको लिखा जा सकता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, ये होता है नेचुरल नंबर्स का फैक्टराइजेशन। लेकिन हमारे पास जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं उनका फैक्टराइजेशन किस तरीके से होता है वो हमें देखना है। तो देखो, फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का फैक्टराइजेशन किस तरीके से होता है वो हमें यहाँ देखना है। सबसे पहले जैसे मान लो मैंने एक एग्जाम्पल लिया 7x² तो यहाँ हमें इसका क्या करना है? ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें हमारे पास कांस्टेंट भी आता है और जिसमें हमारे पास वेरिएबल भी आता है, उसको क्या कहा जाता है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहा जाता है। जैसे मान लो हमने इसका फैक्टराइजेशन करना है तो किस तरीके से हम फैक्टराइजेशन करेंगे? तो देखना ध्यान से इधर, अगर हमारे पास यहाँ कोई नंबर है, अगर हमारे पास यहाँ कोई नंबर है तो पहले उस नंबर का फैक्टराइजेशन करो। क्या करो? पहले उस नंबर का फैक्टराइजेशन करो। चलिए देखो, यहाँ हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का हमें फैक्टराइजेशन करना है। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन करने के लिए हम सबसे पहले जो हमें नंबर गिवन है उसका फैक्टराइजेशन करते हैं। तो सबसे पहले देखो, यहाँ हमारे पास क्या है? 7 है। 7 का फैक्टराइजेशन हमारे पास क्या होता है? 7 ही होता है, क्योंकि 7 एक प्राइम नंबर है। इसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते, इसलिए मैंने 7 ऐसे कैसे लिखा? मल्टीप्लाई। जब हमारे पास आगे क्या गिवन है? x², तो x² को क्या लिखा जा सकता है? x इंटू x। सबको पता है जितनी उसकी पावर होती है उतने ही टाइम्स हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ हमने क्या किया? x को स्क्वायर है तो x इंटू x लिखा, और फिर उसके बाद में हमारे पास क्या है? y है, तो मैंने यहाँ किससे मल्टीप्लाई कर दिया? y से मल्टीप्लाई कर दिया। y की पावर 1 है तो मैंने केवल y को एक ही बार लिखा है। चलिए देखो, अब आगे जैसे हमने इसका फैक्टराइजेशन किया, हमने इसका फैक्टराइजेशन कर दिया। अब हम क्या करेंगे? एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने लिया 12a³ b²c। तो हमें क्या करना है? इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का भी फैक्टराइजेशन करना है।
तो मैंने जैसा बताया आपको ऊपर की, हम सबसे पहले जो नंबर गिवन है 12 है यहाँ पर, तो 12 का फैक्टराइजेशन हम करेंगे। तो देखो 12 का फैक्टराइजेशन यहाँ से हमने किया, 12 में 2 का डिवाइड किया 6 टाइम्स, ठीक है, 6 में 2 का डिवाइड किया 3 टाइम्स, और 3 में किसका डिवाइड किया वापस, 3 का 1 टाइम। तो यहाँ से हमारे पास 12 का जो फैक्टराइजेशन हुए वो क्या क्या हुए, 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। ऐसे ही हम ए के, बी के और सी के भी फैक्टराइजेशन करेंगे। तो यहाँ आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है ए की पावर क्या है, 3 है। तो ए की पावर 3 का मतलब हम ए को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ बी की पावर क्या है, 2 है, तो हम बी को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ सी की पावर क्या है, 1 है, तो इसलिए सी को क्या करेंगे, 1 टाइम ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का, और उनको कुछ कॉमन लेकर हम क्या करते हैं, इसमें कॉमन लेना भी सीखते हैं फैक्टराइजेशन में, तो वो भी आपको सिखाएंगे, ठीक है। ये जो फैक्टराइजेशन था ये हमारे पास केवल सिंगल टर्म्स का फैक्टराइजेशन है, केवल सिंगल टर्म्स। देखो ध्यान से, यहाँ पर अपने पास केवल एक ही टर्म है, यहाँ भी केवल एक ही टर्म है, लेकिन मान लो इनके प्लस माइनस में कोई आ जाए अपने पास, इसके साथ प्लस में आ गया, माइनस में दूसरी टर्म आ गई, तो उनका फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है वो हम करेंगे अगले टॉपिक में। एक बार इसको राइट डाउन कर लो, मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर। अब हमारे पास क्या है, नया टॉपिक, मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर। इसमें क्या किया जाता है वो थोड़ा ध्यान से देखना। यहाँ हमारे पास मान लो एक से ज़्यादा टर्म्स है, इसमें क्या होती है, मोर देन 2 टर्म्स होती है, 2 और मोर देन 2 टर्म्स होती है। जैसे मैंने यहाँ लिखा 12x² y² प्लस 20xy², दिख रहा है। यहाँ हमारे पास 2 टर्म्स है, एक तो है 12x² y² और सेकंड टर्म क्या है 12xy², और बीच में क्या लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है। अब हमें इसका फैक्टराइजेशन करना है, इसके फैक्टर फाइंड करने हैं। तो जब आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा टर्म्स आ जाती है तो उसमें हम लेते हैं कॉमन। क्या करते हैं, इसमें कॉमन लेते हैं और फिर उसका फैक्टराइजेशन किया जाता है। तो सबसे पहले देखो मैं फर्स्ट टर्म का फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ, ध्यान से आप देखना। सबसे पहले जैसा पीछे हमने किया, अभी 12 का फैक्टराइजेशन क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 3, यही होता है 12 का फैक्टराइजेशन। उसके बाद में x² है, x की पावर 2 है, इसलिए x कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। y भी हमारे पास पावर 2 है, तो y की पावर हमारे पास अगर 2 है तो ये भी कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया, 2 टाइम्स। सबसे पहले मैंने इस फर्स्ट टर्म को फैक्टराइज कर दिया और इसको हम लिख लेते हैं एक ब्रैकेट के अंदर। फिर उसके बाद में क्या है, हमारे पास प्लस है, तो मैंने यहाँ पर प्लस लगाया। और फिर अब हम करेंगे सेकंड टर्म का फैक्टराइजेशन। तो देखिए सेकंड टर्म का 20 का फैक्टराइजेशन अगर हम करें तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स, फिर हो जाएगा अपने पास 2 का डिवाइड किया 5 टाइम्स और 5 का डिवाइड किया 1 टाइम। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5। ये हो गया हमारे पास 20 का फैक्टराइजेशन। उसके बाद में हमारे पास है x और y² है, तो y इंटू वाई। अब देखना है हमें इसमें क्या क्या कॉमन है। तो देखिए एक बार सबसे पहले यहाँ हमारे पास 2 इंटू 2 है, यहाँ भी हमारे पास 2 इंटू 2 है, दिखाई दे रहा है साफ साफ। तो हम दोनों को क्या करेंगे, कॉमन लेंगे और इसको बाहर हमने निकाल लिया, दोनों ब्रैकेट से बाहर निकाल लिया। उसके बाद में अब देखते हैं क्या 3 यहाँ कॉमन है, नहीं है। क्या 5 यहाँ कॉमन है, नहीं है। तो नंबर तो हमारे पास कोई भी कॉमन नहीं है, बस हमारे पास 2 इंटू 2 कॉमन था जिसको हमने बाहर ले लिया। अब हम वेरिएबल की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, लेकिन यहाँ x 2 बार है, यहाँ x 1 बार है। तो हम क्या करेंगे, केवल एक ही x को कॉमन लेंगे, क्योंकि दोनों तरफ हमारे पास यहाँ एक ही x है। अगर मान लो मैं 2x लेता तो यहाँ तो एक ही है, दूसरा कहाँ से लेते, दूसरा है ही नहीं इसमें।
तो हम क्या करेंगे, एक x दोनों तरफ से हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। अब आते हैं y के ऊपर, तो देखिए यहाँ भी हमारे पास 2y है और यहाँ भी हमारे पास 2y है, तो दोनों को क्या कर लेंगे, कॉमन लेकर बाहर ले लेंगे। तो मैंने इनको भी कॉमन लिया और बाहर ले लिया। अब देखते हैं ब्रैकेट्स में क्या बचा। तो देखो जब हमने यहाँ से 2 × 2 कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया, y स्क्वायर भी कॉमन ले लिया, तो एक तो बचा अपने पास 3 और एक बचा x, बीच में प्लस है, मैंने प्लस लगाया। उसके बाद में यहाँ से 2 बाहर ले लिया, 5 बचा, x बाहर ले लिया, y भी बाहर ले लिया, तो कुछ नहीं बचेगा, केवल क्या बचा हमारे पास 5। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके हम लिख लेते हैं। देखो 2 × 2 = 4 x, y × y क्या होता है, y स्क्वायर, यहाँ बचेगा अपने पास 3x + 5, ठीक है। तो ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन। ये होता है हमारे पास कॉमन मेथड, ठीक है। कॉमन फैक्टर कॉमन लेते हैं इसमें फैक्टराइजेशन करने के लिए, लिख लो, ध्यान दो, है ना। देखो जी, हमारे पास 14.1 में फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। इन टर्म्स में क्या फाइंड करना है, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर कैसे किया जाता है फाइंड, वो देखें। सबसे पहले मैं कर रहा हूँ फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 टर्म्स दे रखी है, एक तो 12x दे रखा है और दूसरी टर्म क्या दे रखी है, 36। इनमें कॉमन लेने के लिए हमें सबसे पहले इनका फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। जैसे मैंने 12 का फैक्टराइजेशन पीछे बताया, होता है 2 × 2 × 3, और यहाँ पर x अकेला है इसलिए हमने x यहाँ ऐसे कैसे लिख दिया। बात करें 36 की, तो 36 का जब आप फैक्टराइजेशन करोगे तो यहाँ मैंने 2 का डिवाइड किया, फिर 2 का डिवाइड किया, 9 का, 3 का और फिर वापस 3 का। तो ये हमारे पास आ गया 2 × 2 × 3 × 3, ठीक है। यहाँ कोई x y नहीं है इसलिए हम कुछ लिखेंगे भी नहीं। अब हमें इसमें केवल क्या देखना है, कॉमन फैक्टर देखना है। हमें केवल इन दोनों में क्या देखना है, कॉमन फैक्टर। ध्यान से देखें, यहाँ हमारे पास 2 दोनों में कॉमन है इसलिए मैंने 2 ले लिया। यहाँ हमारे पास 2 एक बार और कॉमन है इसलिए मैंने 2 को एक बार और ले लिया। और जो हम देखेंगे आगे 3 भी इसमें दोनों में कॉमन है, तो इसलिए यहाँ पर हमने 3 भी कॉमन ले लिया। क्या यहाँ x कॉमन है, नहीं है। क्या ये 3 ऊपर कॉमन है, नहीं है, एक्स्ट्रा है ये, तो इसको हम नहीं लेंगे। तो ये हो जाएगा 2 × 2 = 4, 3 = 12। तो 12 हमारे पास आ गया इन दोनों का कॉमन फैक्टर, ठीक है। जैसे हम थर्ड क्वेश्चन करें, फर्स्ट का थर्ड, तो फर्स्ट टर्म अपने को दे रखी है 14pq, सेकंड टर्म हमें दे रखी है 28p²q²। दोनों का करते हैं फैक्टराइजेशन पहले, ठीक है। 14 का फैक्टराइजेशन करोगे तो आएगा 2 × 7। p और q दोनों अकेले हैं इसलिए p भी अकेला रहेगा, q भी अकेला रहेगा, इसकी पावर 1 हमें गिवन है। अगर हम बात करें 28 की, तो 28 का फैक्टराइजेशन होगा 2 × 2 × 7। p² है मतलब इसको हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ q² है इसलिए इसको भी हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम इन दोनों में लेते हैं कॉमन, तो देखो कॉमन फैक्टर क्या होगा। तो कॉमन फैक्टर है, सबसे पहले देखें यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, कॉमन आ गया। यहाँ 2 है बट यहाँ नहीं है अपने पास, तो इसको नहीं लेंगे। 7 दोनों में कॉमन है इसलिए 7 को हमने कॉमन ले लिया। यहाँ अगर आगे हम बढ़े तो p दोनों में कॉमन है, p ले लिया। q दोनों में कॉमन है, q भी हमने ले लिया। ये सारे हमने कॉमन फैक्टर इसमें से छांट लिए। अब हम क्या करेंगे, इनको सिंप्लीफाई करके लिख देंगे। 2 × 7 = 14 pq। ये आ गया हमारे पास दोनों का कॉमन फैक्टर, ठीक है। नंबर 5 को देखिए, यहाँ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में 3 टर्म्स दे रखी है। तो अब इन 3 टर्म्स में कैसे कॉमन फैक्टर फाइंड करेंगे। फिफ्थ का हमारे पास देखो, फर्स्ट टर्म है 6abc, सेकेंड टर्म है 24ab²,
और थर्ड टर्म हमारे पास है 12a²b। तीनों का हम फैक्टराइजेशन करेंगे अलग अलग। सबसे पहले 6 का फैक्टराइजेशन किया तो 2 × 3 हो जाएगा, और यहाँ a b c तीनों अकेले हैं तो a b c ऐसे कैसे। सेकंड में 24 का हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 × 2 × 2 × 3 आएगा, और a ऐसे कैसे, b² है तो b × b हो जाएगा। यहाँ भी हमारे पास 12 है तो 2 × 2 × 3, और a² है तो a × a, b है तो b आ जाएगा। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया, इसका फैक्टराइजेशन कर दिया। अब हम फैक्टराइजेशन करने के बाद में तीनों में क्या कॉमन है वो लेना है केवल हमें, तो जो कॉमन है उसी को हम क्या बोलेंगे, कॉमन फैक्टर। देखना क्या तीनों में 2 कॉमन है, हाँ है, तो हमने क्या कर दिया, 2 ले लिया। अब हमारे पास यहाँ 3 आ गया, तो क्या तीनों में 3 कॉमन है, हाँ है, तो हमने यहाँ पर 3 भी ले लिया। आगे देखेंगे a, क्या a तीनों में कॉमन है, तो ये भी हमारे पास तीनों में कॉमन है, इसलिए a भी ले लिया। b अपने पास तीनों में कॉमन है तो हमने b को भी ले लिया, और c अगर हम देखें तो c इन दोनों में नहीं है, मतलब हम c को नहीं ले सकते। तो यहाँ हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद में 2 3 जा 6 a b, ये बन गया इसका कॉमन फैक्टर। आगे हम 7th क्वेश्चन करते हैं। देखिए 7th में भी अपने पास 3 टर्म्स गिवन है। पहला है 3x² y³, तो यहाँ 3 एक प्राइम नंबर, इसलिए 3 ऐसे कैसे रहेगा, x² है तो x × x हो जाएगा, y³ है तो y × y हो जाएगा। ऐसे ही हमारे पास सेकंड है 10x³ y²। 10 को हम लिखेंगे पहले 2 × 5, और फिर x³ हो जाएगा x × x, और y² को हम लिखेंगे y × y। और ऐसे ही हमारे पास थर्ड है 6x² y² z। 6 को हम लिखेंगे 2 × 3 x², ये y², और यहाँ हमारे पास बचा लास्ट में z। तीनों का हमारे पास कॉमन क्या होगा, देखना तीनों का कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर हमारे पास होता है, देखिए ध्यान से, यहाँ 3 है बट इसमें 3 नहीं है, तो हम 3 को नहीं लेंगे कॉमन। तीनों में कॉमन होना चाहिए, ध्यान रखना हमेशा क्या होना चाहिए, जो भी चीज़ कॉमन ले रहे हैं वो तीनों में होना चाहिए। तो हमने 3 को देखा तो 3 नहीं है, इधर 2 को देखा तो 2 इसमें नहीं है, 5 को देखा तो 5 भी नहीं है सब में, तो ये नंबर तो कोई भी कॉमन नहीं आ रहे। अब हम देखते हैं x y z को, तो देखो x x x तीनों में कॉमन है तो x कॉमन लिया। फिर दोबारा हमने x x x देखा तो दोबारा भी अपने पास x कॉमन है तो मैंने एक और x ले लिया। अगर हम y को देखें तो y y y एक एक बार कॉमन है तीनों में तो एक बार लिया। और दोबारा भी हमने y को देखा तो एक बार और कॉमन है y तीनों में, तो इसलिए मैंने y को एक बार और ले लिया। बट आगे अगर हम z की बात करें तो z तीनों में कॉमन नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे, और अपने पास जो कॉमन फैक्टर है वो आ जाएगा x² y²। ठीक है, ये होता है कॉमन फैक्टर, लिख लो।